मेरी सास हर रोज एक तकिया अपने कलेजे के लगाकर सोती थी। जब भी कोई उस तकिए को हाथ लगाने की कोशिश करता तो वो एकदम से घबरा जाती और रोने लग जाती। आखिर उस तकिए में ऐसा क्या था, इसी बात का पता लगाने के लिए एक दिन मैंने उसे उठा लिया। उसके बाद तो मेरे साथ मेरा नाम सोनिया है। पूरे घर में मैं सबसे जिद्दी और गुस्सैल लड़की थी। मुझे हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता था, जिसकी वजह से शायद मेरे माता पिता मेरे लिए खूब परेशान थे। लेकिन उन दिनों जवानी के दिन थे, इसलिए मैं अपना अच्छा बुरा जरा भी नहीं समझ पाती थी। मुझे थोड़ी सी भी कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो मैं पूरे घर को आसमान पर उठा लेती और गुस्सा करने लग जाती। सब लोग मेरी इस आदत से तंग आ चुके थे। जब कॉलेज में मेरा दाखिला करवाया गया तो कॉलेज में थोड़ी सी भी बात पर अगर मुझे कोई चीज़ पसंद न आती तो मैं पूरे कॉलेज की लड़कियों के साथ झगड़ने लग जाती। शायद इसी वजह से ना मेरी कोई सहेली बन पाई और ना ही मुझसे कोई बात करता था। लेकिन खैर, मुझे सबसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। मैं तो बस अपने काम में लगी रहती और घर आने के बाद माँ और पापा मेरे लिए सब चीज़ें तैयार रखते थे ताकि थोड़ी सी भी कमी ना रह जाए। अगर कोई कमी रह गई तो मैं बेवजह पूरे घर को सर पर उठाऊंगी। खैर, अब मेरा कॉलेज भी पूरा हो गया और मैं आगे की पढ़ाई करने में भी लग गई। लेकिन अब मेरे माता पिता को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी। उन लोगों को तो बस यही फिक्र थी कि अगर मेरी शादी किसी अच्छे घर में ना हुई तो क्या होगा, और अच्छे घर में हो भी कैसे, मेरे स्वभाव से सब लोग वाकिफ थे। भला मेरा रिश्ता कौन करवाते। तभी एक रोज मेरे मामा जी हमारे घर पर आए तो मेरी माँ और मेरे पिताजी ने उन लोगों के सामने मेरे रिश्ते की बात छेड़ी और कहा कि मनु का एक अच्छे घर में रिश्ता करवा दो ताकि हम लोगों की भी जिम्मेवारी से थोड़ा राहत मिले। तभी मेरे मामा जी ने मना कर दिया और बोले कि हर लड़के के परिवार वाले यही चाहते हैं कि उनकी बहू शांत स्वभाव की और संस्कारी हो। वह हर छोटी मोटी चीज को समझे, लेकिन यह तो किसी भी चीज को नहीं समझती है। हर समय बस इसे गुस्सा करना होता है। अगर ससुराल में इसने ऐसा करना शुरू कर दिया तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए भाई, मैं तो रिश्ता करवाकर किसी भी तरह से औल्हाना नहीं लेना चाहता। मेरे मामा जी की यह बात सुनकर मेरे माँ पापा को बड़ा दुख हुआ, लेकिन वही दूर खड़ी मैं सब कुछ सुन रही थी और मेरे गुस्से का अब ठिकाना नहीं रहा। मैंने जब से अपने मामा जी को अनाप शनाप बोल दिया और कहा कि अगर आप रिश्ता नहीं करवाएंगे तो क्या मेरा उम्र भर रिश्ता होगा ही नहीं। अपने आप को बड़े आए हीरो समझने वाले मत करवाओ। रिश्ता अगर नहीं करवाना है तो हमारे घर पर आकर मुझे जलील करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। तभी मेरे मामा जी अफसोस बड़ी गर्दन हिलाते हुए चले गए। मुझे जरा भी समझ नहीं थी कि जिस तरह मैं व्यवहार करती हूँ वह आगे जाकर मेरे लिए कितना दुखदाई हो सकता है। मुझे किसी भी चीज की समझ नहीं थी। अब शायद मैं बड़ी भी हो चुकी थी, लेकिन मेरा दिमाग और सोच बिल्कुल छोटे बच्चे जैसी ही थी। हर छोटी छोटी बात में जिद करना तो जैसे मेरी आदत ही बन गई थी। तभी एक रोज मेरे पिताजी काम से घर लौटे तो मेरी माँ से कहने लगे कि कल हमारी बेटी को लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। दरअसल मेरे एक दोस्त का बेटा है जो एक अच्छी कंपनी में काम करता है और अच्छी खासी जमीन जायदाद भी है। अपने माता पिता के इकलौता ही है और उसके पिता नहीं है, सिर्फ अपनी माँ के साथ ही रहता है। काफी संस्कारी लड़का है, इसलिए उन्होंने हमारी बेटी के लिए रिश्ते की बात करनी चाहिए। इसलिए मैंने बोल दिया कि हाँ, आप लोग घर आकर देख लेना। अब मेरी माँ भी खुश हो गई, लेकिन उन दोनों को तो बस यही फिक्र सता रही थी कि कहीं मैं उन लोगों के सामने कुछ बुरा भला ना बोल दूं, और अगर यहाँ पर चुप रह गई तो कल को ससुराल में जाकर कुछ गलती ना कर दूं जिससे वह लोग परेशान हो जाए। लेकिन शायद मेरे माता पिता को यह डर बार बार खाए जा रहा था। लेकिन खैर, एक रोज जब मैं अपने कमरे में बैठी थी तो वह मेरे पास आए और मेरी माँ ने मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटी, वह तुम्हारा घर नहीं है। ससुराल में हम लोगों की लाज रख लेना, जरा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत करना। यह जरूरी नहीं होता कि सब कुछ हमारे ही मन का हो। कभी कभी हमें दूसरे की बात को भी समझना चाहिए। इसलिए तुम अपने ससुराल में कभी भी ऐसा कोई काम मत करना जिससे हम लोगों की गर्दन झुक जाए।
शायद माँ पापा की वह बात मेरे दिल के इतनी गहराई तक पहुंच गई कि मैं सब कुछ समझ गई थी। अब मुझे लग रहा कि जरूर मुझ में ही गलती है। यूं बार बार गुस्सा करना और अपनी जिद पर अड़े रहना ही शायद मेरे लिए नुकसानदायी हो सकता है। इसलिए माँ पिताजी ने जो बात बोली थी वो सीधा मेरे दिल पर जा लगी और मुझे समझ में आ गया कि मेरा गुस्सा और जिद कितना खतरनाक है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी मैंने सोचा कि मुझे माँ पापा से बात करनी चाहिए। मैं अपने माँ पापा के पास गई और उन लोगों से वादा करते हुए बोली कि मुझे माफ़ कर दो। आज से पहले मैंने जो भी गलतियाँ की है उन सब के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन आगे से ऐसा कभी भी नहीं होगा। ना तो मैं जिद करूँगी और ना ही गुस्सा करूँगी। हमेशा सामने वाले की सिचुएशन समझूंगी और आप लोगों का सर हमेशा अपने ससुराल में गर्व से ऊंचा रखूंगी। कभी भी किसी भी तरह का उलाहना नहीं आने दूंगी। शायद मेरी यह बातें सुनकर उनको सपने जैसा लग रहा था, लेकिन यह हकीकत था। अब उन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन लोगों को तो मानो पूरी दुनिया की खुशी मिल गई हो। तभी मेरी माँ की आंखों में खुशी के आंसू भी छलक उठे। खैर, अब दूसरे दिन मुझे लड़के वाले देखने के लिए आ रहे थे, इसलिए सब लोग उनकी खातिरदारी में तैयारियों में लग गए। दूसरे दिन लड़का खुद भी मुझे देखने के लिए आया। हम लोगों ने अच्छे से बातें की और उन लोगों को मैं पसंद भी आ गई और मुझे भी लड़का पसंद आ गया। ऐसे ही हम दोनों का रिश्ता पक्का हो गया। मेरे होने वाले पति का नाम दिनेश था। दिनेश काफी संस्कारी और अच्छे स्वभाव का लड़का था, लेकिन अब मैं भी इतना बदल चुकी थी तो शायद दिनेश को मैं भी बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। अब ऐसे ही दिन निकलते गए। अब बड़े ही धूमधाम से मेरी और दिनेश की शादी हो गई। अब मैं अपने ससुराल के रंग में पूरी तरह से रंग चुकी थी। उन लोगों की हर बात मानती और पूरे घर का काम भी अच्छे से कर लेती। वो लोग भी इतने अच्छे थे कि मुझे किसी भी तरह से गुस्सा दिलाने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि मुझे जो भी चीज़ की ज़रूरत होती वह मेरे सामने पेश कर देते और मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ख्याल रखते थे। शायद इसी करके मुझे उन लोगों के प्रति प्रेम जागने लगा और मैं उन लोगों की खूब इज्जत करने लगी। अब मैं अपने ससुराल में खूब खुश थी और मैं अपने सास का भी खूब ख्याल रखती थी। दरअसल मेरे पति और मेरे सास दो ही सदस्य थे, क्योंकि मेरे ससुर का देहांत मेरे पति दिनेश के बचपन में ही हो गया और दिनेश अपने माता पिता के इकलौता ही बेटा था। अब दिनेश इकलौता बेटा था तो मैं भी इकलौती बहू होनी ही थी, इसलिए मैंने अपने बहू होने का फर्ज बखूबी निभाया और अपनी सास को किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने दी। हरदम उनकी सेवा में लगी रहती थी। खैर, अब ऐसे ही दिन निकलते गए। अब कुछ दिनों से मैं एक बात को नोट कर रही थी जो मेरे बिल्कुल ही समझ से बाहर थी। मैं हर रोज देखती कि मेरी सास एक तकिया अपने कलेजे से लगाकर सोती और उस तकिया को कभी भी अपने आप से अलग नहीं करती थी। अगर कहीं पर भी जाना होता तो उस तकिए को साथ में ही लेकर जाती थी। अगर गलती से भी उस तकिए को कोई हाथ लगा देता तो उनका घबराहट भरा चेहरा पसीने से लथपथ हो जाता और वह रोने लग जाती। आखिर ऐसा उस तकिए में क्या था? तभी मैंने एक रोज दिनेश से बात की तो दिनेश ने कहा कि माँ का ये शुरू से ही है। मैं तो बचपन से ही देखता आ रहा हूँ कि माँ उस तकिए को कभी भी किसी को हाथ नहीं लगाने देती, यहाँ तक कि पिताजी को भी हाथ नहीं लगाने देती थी। और मैंने तो जब से माँ को यह सब करते देखा उसके बाद भी उस तकिए को हाथ लगाया ही नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि माँ बेवजह परेशान हो। अगर वह नहीं चाहती तो हम लोग उस तकिए से दूर ही रहते हैं। तभी दिनेश ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा कि तुम भी उस तकिए से दूर ही रहना। मैं नहीं चाहता कि माँ को किसी भी तरह से परेशानी हो। उस समय मैंने दिनेश को हाँ तो बोल दिया, लेकिन मेरे मन से यह बात कहाँ निकलने वाली थी। मुझे तो सब कुछ जानना था कि आखिर उस तकिए में ऐसा क्या है, कहीं माँ कुछ परेशानी में तो नहीं है। तभी एक रोज मैंने तकिया धोने के बहाने उनके कमरे में गई और जैसे ही तकिए का कवर निकालने लगी, मेरी सास अचानक से आ गई और ऐसे चिल्लाई मानो मैंने उनका खून कर दिया हो। तभी वहां दिनेश भी आ गए और पूछने लगे कि क्या हुआ। मैं इतनी जोर से चिल्लाई क्यों, तभी माँ ने उस तकिए की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बहू ने उस तकिए को छूने की कोशिश की है।
और वह इतना बोलते ही रोने लग गई। अब अपनी माँ को रोता देख दिनेश को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझसे गुस्से में कह दिया कि तुम्हें कितनी बार मना किया था कि इस तरह से दूर रहना, फिर बार बार माँ को परेशान करने के लिए क्यों आ गई? और भला तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई कि तुम इस तकिए को उठा रही थी? तभी मैंने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा कि मैं तो बस इस तकिए के कवर को धोने के लिए उतार रही थी। मुझे क्या पता था कि इस कदर यूं तकिए की कवर भी नहीं धो सकते। तभी माँ ने कहा कि आज के बाद मेरे तकिए के आसपास भी मत भटकना। रही बात इसे धोने की तो मैं यह काम खुद कर लूंगी। अब वह माँ बेटे मुझसे नाराज हो गए। मैंने काफी कोशिश की और माफी भी मांगी, लेकिन कुछ दिनों तक उन्होंने मेरे साथ बात नहीं की। लेकिन अब मुझ में इतना सुधार आ गया था कि मैं उन लोगों की परेशानी भी समझती थी और उन लोगों का नाराज होना भी, क्योंकि शादी से पहले जो मेरा स्वभाव था वह बिल्कुल बदल चुका था। पहले मैं गुस्से वाली थी, लेकिन अब मुझसे ज्यादा शांत तो कोई हो ही नहीं सकता था। इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे यह काम चोरी छुपे ही करना होगा, क्योंकि अगर मैं यह जान ना पाई तो पूरी उम्र इसी पछतावे में रहूंगी कि आंखें इस तकिए के अंदर ऐसा क्या है। तभी मैंने जैसे तैसे उन माँ बेटों को मना लिया और उनके साथ अच्छे से बोलने लगी। कुछ दिनों तक मैं उस तकिए से दूर ही रही, जिससे माँ और दिनेश को विश्वास हो गया कि अब मैं उस तकिए के आसपास भी नहीं जाऊंगी। लेकिन मैं कहाँ रुकने वाली थी। मुझे तो यह राज जाना ही था कि आखिर ऐसा उस तकिया में क्या है कि माँ का ऐसा हाल हो जाता है। यह राज जानने के लिए मैं खूब उतावली हो रही थी। तभी एक रोज मेरी सास नहाने के लिए चली गई तो मैंने झट से तकिया उठाया और उसका कवर उतारकर जैसे ही देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। इतने में मेरी सास भी वापस आ गई। शायद वह कुछ बाहर भूल गई थी जो वापस लेने आई थी। अचानक वह सब देखते ही वो जोर जोर से रोने लग गई। उस समय दिनेश घर पर नहीं था, इसलिए मैंने जैसे तैसे उन्हें संभाला और पानी पिलाया। तभी मैं अपने सास के कदमों में गिर गई और उनसे पूछने लगी कि आखिर उस तकिया में ऐसा क्या है। माँ जी, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, लेकिन मेरे अंदर ये बहुत दुख होता है कि आखिरी उस तकिए में क्या है जिसकी वजह से आप इतना परेशान हो जाते हैं। तभी शायद मेरी सास को मेरे ऊपर दया आ गई और उन्होंने मुझे अपने पास बैठाते हुए कहा कि जो बात मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, यह सुनकर शायद तुम्हें अच्छा ना लगे, लेकिन यही सच है। तभी मैं बड़ी गौर से मेरी सास की बात सुनने लगी। तभी वह कहने लगी कि मैं जब कुंवारी थी तो माँ बन चुकी थी और जो मेरे बच्चे का पति था वह मुझे छोड़कर भाग गया था। इसलिए मैं अपने बच्चे को अनाथ आश्रम छोड़कर आ गई ताकि समाज के लोग मुझ पर गंदी नजरों से ना देखें और मुझे चरित्रहीन ना बोले। लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं उस लड़के से खूब प्यार करती थी, लेकिन उसने मुझसे धोखा किया था। इसलिए मेरे घर वालों ने मेरी शादी तुम्हारे ससुर से करवा दी और मेरे दिनेश हो गया। लेकिन उसकी याद मुझे हर रोज सताती थी। इसलिए एक दिन मैं अपने बच्चे से मिलने के लिए अनाथ आश्रम गई तो मैंने देखा कि उसे एक बीमारी की वजह से दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा। उसके बाद से उसकी एक फोटो में इस तकिए के अंदर रखती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई भी इस राज को जान पाए, क्योंकि अगर यह अंदर की फोटो कोई देख ले तो सब कोई के मन में तरह तरह के सवाल होंगे और मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगी। इसलिए मैं इस तकिए को किसी को भी हाथ नहीं लगाने देती और अपने बेटे की तस्वीर इसके अंदर छुपा कर रखती हूँ, ताकि अपने मन को हल्का करने के लिए उसकी तस्वीर को देख लूं। अब मेरी सास का यह राज जानने के बाद तो मेरे शरीर से पसीना निकलने लग गया। मेरे मन को इतना दुख हुआ कि ना जाने वह अपने मन पर कितना बोझ लिए बैठी थी और मैं उनके ऊपर बेवजह शक कर रही थी। तभी मैं अपनी सास को गले लगाते हुए बोली कि माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, आपका यह राज हमेशा राज ही रहेगा। आपकी यह बेटी कभी भी इस राज को बाहर नहीं आने देगी। यह सब सुनते मेरी सास के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए
ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।